करंट अफेयर्स डीकोड का है। आज हम सरकार की तिजोरी से जुड़े एक 10 लाख करोड़ के सवाल पर बात करेंगे। 10 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी ही कंपनियों में मालिकाना हक छोड़े बिना ये भारी भरकम रकम अनलॉक कर सकती है? 2026 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है हाँ, और इसका जवाब एक जादुई आंकड़े में छिपा है, 26%। जी। आज हम इसी के पीछे का पूरा राज समझेंगे। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनियों के भविष्य को लेकर जो सोच है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। तो चलिए इसी बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। आज की तारीख में कानून की नजर में सरकारी कंपनी का मतलब क्या होता है? अभी का नियम तो बहुत कह सकते हैं कि सीधा साधा है। अच्छा। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 245 से आता है। इसके मुताबिक कोई भी कंपनी सरकारी तब कहलाती है हाँ, जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो कुल हिस्सेदारी है, उसमें कम से कम 51% हिस्सा या तो केंद्र सरकार का हो, ओके। या किसी राज्य सरकार का, या फिर दोनों का मिलाकर हो। यानी 51% का आंकड़ा ही एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अगर 50.9% भी हुआ तो वो सरकारी कंपनी नहीं रहेगी। बिल्कुल, 51% का मतलब है मेजॉरिटी ओनरशिप, मतलब साफ साफ मालिकाना हक। इससे सरकार को कंपनी पर एक औपचारिक और सीधा नियंत्रण मिलता है। जैसे बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त करने से लेकर किसी भी बड़े प्रस्ताव पर वोटिंग तक, ये 51% हिस्सेदारी सरकार को ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है। ठीक है, तो ये नियम बिल्कुल साफ है। अब आते हैं उस प्रस्ताव पर जिसने ये पूरी बहस छेड़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण इस 51% की लक्ष्मण रेखा के साथ क्या करना चाहता है? तो यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। सर्वेक्षण ये सुझाव देता है कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं, उनके लिए ये परिभाषा बदल दी जाए। बदल दी जाए मतलब? प्रस्ताव यह है कि अगर सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 26% तक भी ले आती है, तब भी उन्हें सरकारी कंपनी का ही दर्जा मिलना चाहिए। 51% से सीधे 26%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। लेकिन यही नंबर क्यों? 26% में ऐसा क्या खास है? 25 या 30 क्यों नहीं? ये सवाल ही इस पूरे प्रस्ताव का केंद्र है। देखिए, 26% का आंकड़ा हवा में नहीं चुना गया है। अच्छा। ये कंपनी कानून के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी ताकत से जुड़ा है। वो क्या है? कंपनी कानून के मुताबिक अगर किसी एक शेयर होल्डर के पास 26% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो वो कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन यानी विशेष प्रस्तावों को रोक सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन ये आम फैसलों से अलग कैसे हैं? ये कंपनी के सबसे बुनियादी और बड़े फैसले होते हैं, मतलब जो कंपनी की दिशा ही बदल सकते हैं। जैसे कंपनी के नियमों में कोई बड़ा बदलाव करना, किसी दूसरी कंपनी के साथ विलय करना, अपनी कोई बहुत बड़ी संपत्ति बेचना, या मान लीजिए कंपनी को बंद करने का फैसला लेना। अच्छा, तो ये रोजमर्रा के ऑपरेशनल फैसले नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि असली ताकत वोटिंग जीतने में नहीं बल्कि वोटिंग को रोकने में है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन विशेष प्रस्तावों को पास करने के लिए 75% शेयर धारकों की हाँ जरूरी होती है। 75%? जी। अब आप गणित देखिए, अगर सरकार के पास 26% वोट हैं, तो बाकी सभी शेयरधारकों के पास मिलकर भी सिर्फ 74% वोट ही बचते हैं। सही बात है। इसका मतलब है कि अगर सरकार किसी प्रस्ताव पर ना कह दे, तो वो प्रस्ताव कभी भी 75% की सीमा तक पहुंच ही नहीं सकता। इसी को वीटो पावर कहते हैं। बिल्कुल। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो मूल आइडिया है वो ये है कि सरकार को हर छोटी बड़ी बात में मालिक बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे बस एक अंपायर बने रहना है जो खेल की सबसे जरूरी नियमों को बदलने से रोक सके। एकदम सही। ये कंट्रोल बिना ओनरशिप का मॉडल है। आप मालिकाना हक कम कर रहे हैं, लेकिन जो रणनीतिक नियंत्रण है वो अपने पास रख रहे हैं। ये आइडिया तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब मौजूदा 51% वाले नियम से ऐसी क्या परेशानी हो रही थी कि इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ रहा है? इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है फंसी हुई पूंजी। फंसी हुई पूंजी? हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक सरकार की लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी सीपीएसईज में फंसी हुई है। 10 लाख करोड़, ये रकम इतनी बड़ी है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। और सिर्फ रकम बड़ी नहीं है, समस्या ये है कि इस विशाल पूंजी पर सरकार को जो रिटर्न मिलता है, मतलब मुनाफा, वो बहुत कम है। तो ये पैसा एक तरह से ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल। सरकार इस हिस्सेदारी को बेचकर पैसा जुटाना चाहती है, जिसे हम विनिवेश कहते हैं, लेकिन ये 51% की शर्त एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हिस्सेदारी 51% से नीचे जाएगी,
कंपनी का सरकारी टैग हट जाएगा और उससे एक राजनीतिक बवाल खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इसी राजनीतिक डर की वजह से सरकारें अपनी हिस्सेदारी 51% से ठीक ऊपर बनाए रखती हैं। भले ही बाजार में उन शेयर्स के अच्छे खरीदार मौजूद हों, नतीजा ये होता है कि वो 10 लाख करोड़ की पूंजी वहीं की वहीं फंसी रहती है, जबकि उसका इस्तेमाल देश में कहीं और हो सकता था, जैसे नए स्कूल, अस्पताल या हाईवे बनाने में। सही कहा। तो अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है और सरकार इस फंसी हुई पूंजी को निकालने में कामयाब हो जाती है, तो इसके क्या-क्या कॉन्क्रीट फायदे हो सकते हैं? इसके 3 सबसे बड़े फायदे गिनाए गए हैं। पहला है इजी इक्विटी मोनेटाइजेशन। अच्छा। सरकार बिना किसी राजनीतिक डर के अपनी हिस्सेदारी 50% से नीचे बेच पाएगी और पैसा जुटा पाएगी। ये सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। मतलब बिना नया टैक्स लगाए या कर्ज लिए पैसा जुटाने का एक शानदार जरिया। जी, यानी आम जनता पर बोझ डाले बिना सरकार के हाथ में विकास के लिए पैसा आएगा। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा है फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब राजकोषीय घाटे में कमी। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल अपनी उधारी कम करने में कर सकती है। जब उधारी कम होगी तो उस पर दिए जाने वाले ब्याज का बोझ भी कम होगा और वो बचा हुआ पैसा फिर से विकास के कामों में लग सकेगा। और तीसरा फायदा? तीसरा और शायद सबसे दूरदर्शी फायदा है बेहतर कैपिटल एलोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? सर्वेक्षण का तर्क है कि सरकार को अपना कीमती पैसा उन सेक्टर से निकाल लेना चाहिए जो अब व्यापारिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। जैसे ऑयल रिफाइनिंग या स्टील बनाना, जहां प्राइवेट सेक्टर अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उस पैसे को भविष्य की जरूरतों में लगाना चाहिए। बिल्कुल, उस पैसे को क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इनोवेशन फाइनेंसिंग जैसे भविष्य के सेक्टर्स में लगाना चाहिए, जहां अभी प्राइवेट सेक्टर शायद निवेश करने से हिचकता है। हाँ, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक तरह से सरकार का काम बाजार बनाना है, न कि बने बनाए बाजार में बैठकर व्यापार करना। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है। हिस्सेदारी बेचना, पैसा जुटाना, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जगह देना, ये सब निजीकरण जैसा ही तो है। क्या ये पिछले दरवाजे से निजीकरण करने की ही कोशिश नहीं है, बस नाम बदल दिया गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सर्वेक्षण इन दोनों के बीच के फर्क को साफ तौर पर बताता है। अच्छा। वो इसे इक्विटी मोनेटाइजेशन कहता है, निजीकरण नहीं। निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब सरकार मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों से पूरी तरह हाथ खींच लेती है और कंपनी पूरी तरह निजी हाथों में चली जाती है। जी, लेकिन इस मॉडल में क्या हो रहा है? इस मॉडल में सरकार 26% हिस्सेदारी के साथ वीटो पावर अपने पास रख रही है। यही मुख्य अंतर है। इस मॉडल में सरकार रणनीतिक नियंत्रण नहीं छोड़ रही है, वो कंपनी के डीएनए को बदलने वाले बड़े फैसलों को रोक सकती है। तो ये एक तरह का मध्यम मार्ग है। हाँ, न 100% सरकारी नियंत्रण का पुराना मॉडल और न ही सब कुछ बेच देने वाला पूर्ण निजीकरण का मॉडल। ये एक बीच का रास्ता है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? इस मॉडल के खतरे क्या हो सकते हैं? क्या ये रणनीतिक नियंत्रण सिर्फ कागज पर ही तो नहीं रह जाएगा? ये इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस मॉडल के खतरे भी हैं और चुनौतियां भी। सबसे बड़ा खतरा यही है कि क्या 26% की हिस्सेदारी असल में उतना नियंत्रण दे पाएगी जितना सोचा जा रहा है? मतलब हो सकता है कि बोर्ड में निजी क्षेत्र के ज्यादा डायरेक्टर होने की वजह से सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर की आवाज को अनसुना कर दिया जाए। या ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी 74% शेयर होल्डर मिलकर सरकार पर दबाव डालें और ऐसे फैसले लेने को मजबूर करें जो शायद आम जनता के हित में ना हो। बिल्कुल। जैसे किसी जरूरी चीज की कीमतें बढ़ाना या बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करना। ये एक वास्तविक जोखिम है। देखिए, अगर बाकी शेयर होल्डिंग बहुत सारे छोटे छोटे निवेशकों में बटी हुई है, तब तो सरकार 26% के साथ सबसे बड़ी आवाज बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी बड़ी कंपनी या ग्रुप 30-40% हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो फिर बोर्ड रूम में ताकत का एक नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो इन खतरों से बचने का क्या उपाय है? इसके लिए सिर्फ कानून बदलना काफी नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा? बल्कि एक बहुत मजबूत गवर्नेंस का ढांचा तैयार करना होगा। बोर्ड में डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, सरकार का हस्तक्षेप कहां तक सीमित रहेगा और किस तरह के फैसलों पर सरकार हर हाल में वीटो का इस्तेमाल करेगी, इन सब पर नियम बहुत साफ बनाने होंगे। सही बात है। बिना एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ये मॉडल फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। यानी सिर्फ परिभाषा बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरी कार्यशैली और निगरानी के तरीके को भी बदलना होगा। चलिए मान लेते हैं कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, तो इस प्रस्ताव को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा?
सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है संसद में कंपनीज एक्ट 2013 में संशोधन पारित करना। अच्छा। ताकि सरकारी कंपनी की परिभाषा को आधिकारिक तौर पर बदला जा सके। ये एक बड़ा कानूनी बदलाव होगा। और इसके बाद एक विस्तृत गवर्नेंस कोड बनाना होगा, जैसा हमने अभी चर्चा की। इसमें बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, ऑडिट के नियम और सरकार के अधिकारों की सीमाएं तय करनी होंगी। इसका अंतिम लक्ष्य भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी PSUs के गवर्नेंस को आधुनिक बनाना है। मतलब मकसद ये है कि इन कंपनियों में रोज-रोज का राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो। जी, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वे बाजार के हिसाब से तेजी से फैसले ले सकें और ज्यादा कुशल बने। बिल्कुल, जबकि देश के हित से जुड़े बड़े फैसले सरकार के हाथ में सुरक्षित रहें। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक परिभाषा का बदलाव नहीं, बल्कि सरकारी कंपनियों की पूरी पहचान और उनके काम करने के तरीके को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। सही कहा आपने। ये पूरी चर्चा एक और बुनियादी सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जा सकता है। भारत में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विस्तार की शुरुआत, यानी ये विचार कि देश के विकास के लिए बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां होनी चाहिए, ये सोच किस वैचारिक दस्तावेज से आई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है। शारदा ऑनलाइन क्लास का कैलीग्राम सा PDF ले सकता है।